एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करने वाले हैं। यूनियन जुडिशरी के बारे में एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी जुडिशरी के ऊपर एक टॉपिक बनाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी से मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे जो कि हम सभी जानते हैं, ये आर्टिकल 124 टू 127 तक दिया हुआ है द यूनियन जुडिशरी या द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या लॉ मेकिंग पावर है या नहीं है। जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे हैं, पीछे अभी हमने 3 फार्म्स लॉ से रिलेटेड भी देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट था वो नहीं रुका, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब पावर है, ये सब चीज़ें भी आज हम देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ मेकिंग पावर के साथ साथ क्या उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट देने की पावर है या नहीं है। ये सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट आखिर है क्या। इसके एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। द इसेंस ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो डिवीज़न है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारी बात करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिटीजन उसकी गवर्नमेंट की बात करता है। फेडरल जो पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है, तो इन सब की बातें करता है। साथ साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका इसेंस है। या इसेंस ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। द डिवीजन इज मेड बाई ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसका डिवीज़न, विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम लॉ है। हमारे दुनिया में सभी कंट्री है, सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही हमारा इंडिया का भी है। इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है सुपीरियर लॉ है। ठीक है। फिर डिस्प्यूट माइट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। In order to maintain the supremacy of the constitution, there must be an independent judiciary. ये जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट हो या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब कभी भी डिस्प्यूट होते हैं, तो ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। मतलब पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ये कहा जाता है। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इंडिया में सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। एंड ऑल्सो इम्पार्शियल टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और द स्टेट इंटर से, मतलब स्टेट के अंदर या स्टेट और सेंट्रल का जहाँ भी डिस्प्यूट हो तो कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाइनल इंटरप्रिटर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक फाइनल इंटरप्रिटर और गार्जियन बताया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। जो हमारे पीपल्स के जो फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो उनका एक तरह से ये गार्जियन है। कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has been called upon to safeguard civil and minority rights. जो सिविल और माइनॉरिटी राइट्स है साथ ही साथ उनका भी एक सेफ गार्ड करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंड प्ले द रोल ऑफ गार्जियन ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। तो जो सोशल रेवोल्यूशन होगा उसका एक गार्जियन भी माना गया है सुप्रीम कोर्ट को। जैसे अभी हमने देखा 3 फार्म्स लॉज के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना। ये जो 3 फार्म्स लॉज हैं इनको होल्ड पे रख दिया, तो ये जो है एक तरह से सोशल रेवोल्यूशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सोशल रेवोल्यूशन की पावर है। अगर सोसाइटी में कभी भी इस तरह का डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारी जुडिशरी वो इंटरफेयर कर सकती है। ये पावर यहाँ पे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। इट इज़ द हाइस्ट एंड फाइनल इंटरप्रिटर। ये फाइनल और हाइस्ट इंटरप्रिटर है हमारे इंडिया में, और कहना चाहिए पार्शियलिटी नहीं करेगा, ये भी कहा जा रहा है। साथ साथ ऑफ द जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, जो हमारा लॉ है, जनरल लॉ है कंट्री का, वो फॉलो करेगा। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। मतलब ये अपील अगर हम किसी भी केस में करते हैं, चाहे सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है, जो कि हायर कोर्ट है और कहना चाहिए लास्ट कोर्ट है। इसके बाद कोई और कोर्ट नहीं होता।
जिसमें हम अपील कर सके। फिर इसमें हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो विद द कंसल्टेशन ऑफ सच ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंसल्टेशन से, एंड द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी, मतलब कहना चाहिए दिल्ली में जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ के जो हाई कोर्ट है उनकी भी कंसल्टेशन ली जा सकती है, हाई कोर्ट के जजेस की, ये कहा जा रहा है। एज ही डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस। अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, अदर हाई कोर्ट्स, उनके भी जजेस की परमिशन या कंसल्टेशन ली जा सकती है। वो उनका मतलब एक तरह से जजेस जो हैं जिनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा रहा है, तो उनका एक तरह से कैरेक्टर देखने के लिए किया जाता है कि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो कैसा है, ये सब चीज़ें देख के ही उनको अपॉइंट किया जाता है। एज ही डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट के जजेस की भी एक तरह से कंसल्टेशन ली जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस होंगे उनके कंसल्टेशन से। वो तो जब ज़रूरत पड़ती है तब हाई कोर्ट के जजेस की भी कंसल्टेशन ली जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बट इन अपॉइंटिंग अदर जजेस द प्रेसिडेंट शैल ऑलवेज कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो दूसरे जजेस होंगे हाई कोर्ट, उसके सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो वो होती है अपॉइंटमेंट होता है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उन्हें भी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटिंग अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन करने के लिए बाउंड है जब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। ये हमारा आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 हमें बता रहा है। बट इन अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज़ नॉट बाउंड टू कंसल्ट एनीवन। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा तो तब दूसरे किसी जज से या दूसरे किसी जजेस से कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए बात है। The word may used in Article 124 makes it clear that it is not mandatory on him to consult anyone। ये जो हमारा आर्टिकल 124 वो मे का यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। वो कंसल्टेशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर इसके बाद टिल 1973 The practice was to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India। 1973 के टाइम पे तक मतलब ये होता था, जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता था। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन वर्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कन्वेंशन एंड वॉज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये सब चीज़ें जो है होती थी 1973 तक। उसके बाद जो है इसमें चेंजेस लाया गया। दिस 22 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस वॉज, इसके बाद जो हमारा अब जो वो हो गया है कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, वो उसके लिए एक हम 22 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस मांगी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए। वॉज ब्रोकन विद ए फ्यू वर्ड्स, जो कि कुछ साल बाद उसे भी चेंज कर दिया गया। ऑफ द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स केस इन 1973 के इस केस में इसे बताया गया व्हेन मिस्टर ए एन राय वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपरसीडिंग 3 सीनियर कॉलेजियस जस्टिस शीलत हेगड़े एंड ग्रोवर। तो ये पहले क्या होता था 1973 तक तो 22 ईयर्स जो है प्रैक्टिस मांगी जाती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये 1973 तक क्या होता था कि जो सीनियर मोस्ट होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है 22 ईयर्स ओल्ड जो है प्रैक्टिस मांगी जाती थी। और फिर उसके साथ ही साथ उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है केस उन्होंने हैंडल किया है या उसमें जजमेंट दिया हो। जो केस था 1973 के टाइम की बात कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो जजेस का सीनियर जजेस होते थे, 3 सीनियर जजेस होते थे, उनकी कॉलेजियम बनती थी। तो वो जस्टिस जैसे शीलत थे, हेगड़े थे और ग्रोवर थे, इन 3 लोगों के टाइम पे इस तरह से कॉलेजियम बनाई गई। द फर्स्ट रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट वाज दैट अंडर आर्टिकल 124 द प्रेसिडेंट हैज़ एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनीवन whom he finds suitable for the post of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारा आर्टिकल 124 ये भी बात कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उन्हें जो है अपॉइंट कर सकते हैं
और वही करते हैं, वही ओथ दिलाते हैं, ऐसा है। द फर्स्ट रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट वॉज दैट अंडर आर्टिकल 124 द प्रेजिडेंट हैज़ एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनी वन whom he finds suitable for the post of the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रेजिडेंट के पास पावर है। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं, द गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट इट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर भी अपॉइंटमेंट होता है इन अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एंड सुपरसीडिंग द 3 सीनियर जजेस। और जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनकी भी एक तरह से एडवाइस ली जा सकती है, ये कहा जा रहा है। और लॉ कमीशन की भी एडवाइस ली जा सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए। फिर इसके बाद इन जजेस ट्रांसफ़र के लिए एक केस है, जो जजेस का ट्रांसफ़र होता है उससे रिलेटेड केस है। इन जजेस ट्रांसफ़र केस जस्टिस भगवती हैज़ सजेस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जुडिशियल कमिटी फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। जुडिशियल कमिटी की मतलब कमिटी बनाने की बात की गई उसमें, उसके लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए। द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नॉट एडुकेट, जो कि एडुकेट नहीं रहा। द जनता पार्टी विच केम टू पावर इन 1977 वॉज अपोज टू द पॉलिसी ऑफ द सुपर सेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये देखा जाता है इसमें जो है काफ़ी मतलब कन्फ्लिक्ट रहा। बेसिकली जैसे अभी हमने देखा तो इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा कि कैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो तो प्रेसिडेंट के क्या है होंगे, अपॉइंट कर देंगे, ये प्रेसिडेंट के पास पूरी तरह से पावर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये माना गया जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनकी भी कंसल्टेशन ली जा सकती है। फिर ये भी माना गया कि जो वो हैं जजेस हैं तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी मतलब लॉ कमीशन के भी मेंबर हों उसमें, और 3 मोस्ट जजेस भी हों सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी कंसल्टेशन भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट भी होना, प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें देखी गई। अब ये जो वो जो है इसमें जो है कॉलेजियम सिस्टम भी लाया गया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं चेंज होती गई टाइम के साथ साथ। जो जजेस के अपॉइंटमेंट है तो ये हमारा जो आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 इसके बारे में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है जजेस के। और साथ ही साथ जो इसका ट्रांसफ़र होगा, जजेस के ट्रांसफ़र है उससे रिलेटेड, तो उसमें एक और केस है जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है, पॉपुलरली नोन एज द जजेस ट्रांसफ़र केस। ये जजेस ट्रांसफ़र केस के नाम से भी फेमस है। द सुप्रीम कोर्ट अनएमियसली एग्रीड with the meaning of the term consultation as explained by the majority in सकल चंद सेठ केस। जो कंसल्टेशन मीनिंग दिया गया वो इसमें जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया इस केस में। कंसल्टेशन से मतलब जैसे अभी हमने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब अपॉइंटमेंट होगा तो 3 मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी कंसल्टेशन ली जा सकती है, या लॉ कमीशन के जो मेंबर होंगे उनकी कंसल्टेशन ली जा सकती है। उनकी कंसल्टेशन के पर ही या एडवाइजरी पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन सा कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करने की, लेकिन इनकी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया लॉ कमीशन के जो मेंबर होंगे उनकी ले सकते हैं, या सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी। फिर इसके बाद जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर या उनकी एडवाइजरी से अपॉइंट किया जा सकता है। और उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई। कॉलेजियम सिस्टम भी था सबसे पहले, उससे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, लेकिन उसको भी चेंज किया गया। उसके बाद दोबारा से मतलब एक और मतलब दूसरा एक और कमेटी सिस्टम बनाया गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनमें फेल्योर देखी गई। लेकिन अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पर होता है। फिर इसके बाद इसके लिए मैं एक अलग से मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज का जो वो है वो हम ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। फिर इसके बाद SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस भी काफ़ी फेमस है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। इसमें मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम इसे देखेंगे। अभी हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसे डिटेल में देख लेते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किस तरह होता है। द मेजोरिटी हेल्ड दैट द अपॉइंटमेंट टू ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी के बेस पे होता है, ठीक है। इज द सीनियर मोस्ट जज कंसिडर्ड सुटेबल टू होल्ड द ऑफिस बी अपॉइंटेड एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए सीनियर मोस्ट जजेस को सेलेक्ट किया जाता है और जो कि प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से होता है।
द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन लेड बाय द कोर्ट आर द फॉलोइंग। जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन कोर्ट ने दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके अपॉइंटमेंट के लिए वो ये है, इंडिविजुअल इनिशिएशन ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल functionaries in the matter of judges appointment reduced to minimum, it given primacy to the chief justice of India but puts a rider that he must consult his two collegius। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटीज़ मस्ट एक्ट कलेक्टिवली इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ द फाइनल से इन द ट्रांसफ़र ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। मतलब ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ट्रांसफ़र के लिए अपनी वो देगा, फाइनल डिसीज़न उनका ही होगा किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी चैलेंजेस इन कोर्ट्स। मतलब जो ट्रांसफ़र होंगे हाई कोर्ट्स के, किसी भी हाई कोर्ट्स के जजेस के जो ट्रांसफ़र होंगे उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी कहा जा रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सीनियरिटी बेस पर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। No judge can be appointed by the union government without consultation the chief justice of India। जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है किसी भी जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। फिक्सेशन ऑफ द स्ट्रेंथ इन हाई कोर्ट्स इज जस्टिसिएबल। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओवर रूल्ड द मेजोरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस हैव अनडन द सीरियस इनजस्टिस which was done to the judiciary in SP Gupta's case and restores to it the rightful place for its freedom and independent functioning। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट केस है इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस AIN 1999 सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस ट्रांसफ़र केस से रिलेटेड केस है। इसमें ए 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अनएमियसली हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विदाउट फॉलोइंग द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। मतलब ये जो कंसल्टेशन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। द कोर्ट ऑल्सो wind up the scope of the chief justice's consultation process, upholding the government's stand on consultation process। The court gave its opinion on the 9 questions raised by the president in his reference to the supreme court under article 143 of the constitution में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के अपॉइंटमेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो देखते हैं हम। ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए इस इंडिया का सिटीजन हो। फिर हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर, किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 सालों तक के लिए। हैज़ बीन एटलीस्ट एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए किसके अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 एंड 5 इसके बारे में बात करता है रिमूवल के बारे में जजेस के। ए जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर करने पर या इनकैपेसिटी होने पर उसको जो है रिमूव किया जा सकता है किसी भी जज को उसकी पोस्ट से, ये ग्राउंड होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी पास्ड आफ्टर इट हैज़ बीन एड्रेस टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाएगा जो ऑर्डर पास किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद इन द सेम सेशन, मतलब सेम सेशन में होना चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों सेशन जो हों वो सेम सेशन में होने चाहिए। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप of that house and also by majority of not less than 2/3 of the
मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 मेंबरशिप होनी चाहिए हाउस की और प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। फिर जो जजेस के रिमूवल के लिए, फिर जूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जूरिडिक्शन कहाँ तक है ये हम देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब है ये आर्टिकल 129 में समझाया गया है, मेक्स द सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कन्फर्ट्स ऑल द पावर्स ऑफ द सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश एंड इट्स कंटेम्प्ट, जो पनिशमेंट देने की पावर होगी उसके कोर्ट का डिसऑनर करने की या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास खुद पावर है। मैंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बताया है, आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर है, ठीक है। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट हुज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एन एविडेंशियरी वैल्यू। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जिसके जो रिकॉर्ड हैं वो एक एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं, एविडेंस की तरह उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, एंड दे आर नॉट टू बी क्वेश्चनड, और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं उठाया जा सकता या सवाल या निशान नहीं उठाया जा सकता वो चीज़, व्हेन दे आर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जब वो कोर्ट के सामने लाए जाए। मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट होंगे या जो जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एक ऐसे रखेंगे किसी भी केस से रिलेटेड जो जजमेंट होंगे वो दूसरे केस में जो है एविडेंशियरी वैल्यू रखेंगे। मतलब ये है, वंस ए कोर्ट इज मेड ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नेसेसरली। एक बार जब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसी को मतलब किसी कोर्ट को बना दिया जाता है तो उसके पास पनिश करने की पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जब उसके साथ कोई मतलब कोर्ट की अवहेलना करने के लिए नेसेसरली की जा सकती है। follows from that position, ये पोजीशन उसको मिलती है। The power to punish for contempt of court has been expressly conferred on the Supreme Court by our constitution, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आर्टिकल 129 में दिया गया है। फिर इसके बाद जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए, फिर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बात हो रही है यहाँ पर। मीन्स विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, किसी मतलब जानबूझकर किसी जजमेंट की अवहेलना करना, उस कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मतलब डिक्री की अवहेलना करना, डायरेक्शन की अवहेलना करना, कोई ऑर्डर पास किया उसकी अवहेलना करना, उसे नाम मानना। अवहेलना करने से मतलब ये है यूनिट और अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट ऑन विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट, जो कि कोर्ट ने अंडरटेकिंग किया है या जजमेंट पास किया उसे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है उस कोर्ट का जो मानहानि कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स को पब्लिश करना या राइटिंग में देना, ठीक है। मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑफ एनी एक्ट व्हाटसोएवर विच, और या फिर किसी तरह का इस तरह का काम करना जो कि इस प्रकार है, स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और टेंड्स टू कवर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट और प्रिजुडिस और इंटरफेरेंस और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करना। इंटरफेयर और टेंड्स टू इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स और टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, मतलब और किसी भी तरह से उसके जो है कोर्ट की अवहेलना करना, उसके जजमेंट की डिग्री की या उसकी नाम मानना या उसके बारे में कुछ गलत बोलना या लिखना, पब्लिश करना, ये सब चीज़ें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। द फॉलोइंग एक्ट्स और पब्लिकेशंस विल बी अमाउंट टू कंटेम्प्ट। इनोसेंट पब्लिकेशंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई इनोसेंट पब्लिकेशन करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में करा और या उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, साथ साथ फेयर एंड एक्यूरेट रिपील ऑफ जुडिशियल प्रोसेस करना, फेयर क्रिटिसिज्म करना ऑफ जुडिशियल एक्ट की। फिर उसके बाद कंप्लेंट मेड इन गुड फेथ अगेंस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो हाई कोर्ट, ठीक है। फिर पब्लिकेशन ऑफ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट सिटिंग इन कैमरा, ठीक है, ये सब करना। ये मैंने इसके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम
केस देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो है इन मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुर असेंबली स्पीकर का केस है ये, इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर दिया गया है। मैंने इसमें जो है 200 से ज़्यादा जजमेंट पास करने के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, तो आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर बनाई है। आज का जो मेन जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिस्कस करना है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, फिर between the government of India and any state or on side one side and one or more other states on the other hand, ठीक है, between two or more states के बीच में, मतलब ओरिजिनल jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट की किसी भी केस को लेकर। ओरिजिनल जुरिडिक्शन से रिलेटेड केस है इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरलिज्म एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, ठीक है। इसमें हम अब नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट करने की भी पावर है। जैसे हम सभी जानते हैं रेमेडी जो दी गई है आर्टिकल 32 में दी गई है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए रेमेडी आर्टिकल 32 में दी गई है। अगर हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो अंडर आर्टिकल 32 में करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और अगर हम किसी भी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं अपने फंडामेंटल के वायलेशन के लिए तो वो करेंगे आर्टिकल 226 में। वो हाई कोर्ट में हमें जो है रिट पिटीशन फाइल करने की पावर देती है। ये रेमेडी दी गई है हमारे फंडामेंटल के वायलेशन के लिए। तो ये रेमेडी वाले जो प्रोविज़न है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दिया गया है, वो है आर्टिकल 32। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, मतलब हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील है देश के लिए, ये देश में। द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज, जिसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सेकंड है सिविल मैटर्स, थर्ड है क्रिमिनल मैटर्स और फोर्थ है स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है। स्पेशल लीव ली जाती है अपील फाइल करने के लिए। फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे, जो कि हम आर्टिकल 134 में दिया गया है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, आर्टिकल 132 सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 134 में भी दिया गया है ये सब आर्टिकल ए, ठीक है। अपील इन सिविल केसेस आर्टिकल 133 में दिया गया है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं। आज के लिए मैं इसका एक रेफरेंस दे देती हूँ। नेक्स्ट है अपील इन क्रिमिनल केसेस, जो कि आर्टिकल 134 में दिया गया है। और इसके बाद जो ये क्रिमिनल केसेस में विदाउट ए सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 134 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में दिया गया है। विद ए सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट 134 सब क्लॉज सी में दिया गया है। इसके बारे में सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 134 सब क्लॉज ए में दिया गया है। फिर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस, ये दिया गया आर्टिकल 139 ए में, केस को विड्रॉ करने की पावर। और फेडरल कोर्ट जुडिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 135 में दिया गया है। ये अपील बाय स्पेशल लीव अपील फाइल करने के लिए दी गई है आर्टिकल 136 में। डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 132 टू 135, इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है आर्टिकल 143 में। फिर इसके बाद अयोध्या डिस्प्यूट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब वो लिया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील में गया था जब मामला, तो इसमें जो है मतलब दिन रात इस पे प्रोसीडिंग हुई थी, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये कहा जा रहा है। वो क्यों है? सोसाइटल फेयर, उसके लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया जा सकता है ऐसा। आज के लिए हमारी मतलब जो टॉपिक है आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसमें जो लिस्ट ऑफ केसेस ऑन एडवाइजरी ओपिनियंस, ये सब चीज़ें मैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो यूनियन जुडिशरी के बारे में है। तो आज के लिए मैंने एक तरह का रेफरेंस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। इसके मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक दो मतलब इसकी जो पावर्स हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का कौन सा टॉपिक या कौन सी पावर्स के बारे में जानना है। मैं उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाऊँगी। और
अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि ये कमेंट ही हैं जो हमें आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए मतलब वो करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय।